जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक फंडामेंटल राइट्स, हम फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार वाले टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और उसका 2 टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। हमने जो मौलिक अधिकारों की जो मांग की घोषणा किस प्रकार से हुई, कब किसने मौलिक अधिकारों की मांग की, मौलिक अधिकार क्या होता है तथा मानवाधिकार क्या होता है, उनको कंपेरेटिव करके हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। तो आज हम उनसे संबंधित, हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है। अगर अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट से संबंधित बातों का उल्लेख देखने को मिलता है। हमने अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उस वीडियो को देखिए ताकि आप लोगों को वो अनुच्छेद 12 और 13 आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। आज हम उसी को आगे करके पढ़ेंगे कि जो मौलिक अधिकार हैं कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। मूल संविधान की अगर बात करें या फिर मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, ऐसा प्रश्न आता है तो आप लोगों को 7 आंसर करना है और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या पूछे तो आप लोगों को 6 आंसर करना है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक विधिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रखा गया है। इतनी चीजें मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बता दिया है। आज हम एक एक करके जितने मौलिक अधिकार हैं उनको समझेंगे, 6 के 6 मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे। तो हमारा पहला मौलिक अधिकार था, मैं बताया था, समानता का अधिकार। क्या था? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम यानी कि समानता का अधिकार। ठीक है, तो समानता के अधिकार के तहत कितने अनुच्छेद होते हैं? समानता के अधिकार का अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 14 से 18 तक। कहां तक होता है? अनुच्छेद 14 से 18 तक भारतीय संविधान में समानता के अधिकार से संबंधित प्रावधान हमें देखने को मिलता है। क्लियर है इतना? अब हम अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, अनुच्छेद 15 क्या बोलता है, अनुच्छेद 16 क्या बोलता है, अनुच्छेद 17, 18, उन सभी अनुच्छेदों को एक एक करके पढ़ेंगे। यानी कि हम पॉलिटी को बहुत बेहतर तरीके से बेसिक से लेकर एडवांस तक समझेंगे और सीखेंगे, ताकि एग्जाम में अगर इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो हमारा एक भी प्रश्न छूटे मत, क्योंकि हम जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है उस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी बन सकते हैं या फिर पिछला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है उन सभी प्रश्नों को एक एनालिसिस के साथ लाता हूं। तो आप उन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला को भी देखिए ताकि आप लोगों का टॉपिक से संबंधित कितना आप तैयारी किए हैं या फिर कितना आप जानकारी रखते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को पता चल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस सीरीज या फिर इस जो टॉपिक का लाभ मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। पहला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 14। अब देखिए अनुच्छेद 14 की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 14 2 बातों का उल्लेख करता है। पहला, विधि के समक्ष समानता। पहला क्या बोलता है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। क्लियर है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता से तात्पर्य है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या हैं? समान है। यानी कि कानून किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करती। क्लियर है? इक्वल ऑफ द लॉ, मतलब विधि के समक्ष समानता क्या है? मतलब क्या है? कानून के समक्ष, कानून के समक्ष क्या है? सभी क्या है? समान है। दूसरा क्या बोल सकता हूं इसमें? कानून किसी भी आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करती। क्लियर है? क्या चीज बोल रहा है? विधि के समक्ष समानता को अच्छी तरह से समझिए। विधि के समक्ष समानता से तात्पर्य है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है तथा कानून किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति को भेदभाव नहीं करती है। ये तो हो गया विधि के समक्ष समानता, पहला चीज। अब इसमें आगे और भी लिखा हुआ है कि विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण। क्लियर है? विधियों का समान संरक्षण यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन
ऑफ द लॉ। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, विधियों का समान संरक्षण यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अब ये विधियों का समान संरक्षण होता क्या है, पहले इसको समझिए। विधियों का समान संरक्षण विधियों का समान संरक्षण से तात्पर्य यह है कि सरकार के जो कानून है या फिर सरकार के जो कानून है या फिर राज्य के जो कानून है वो क्या कर सकती है, अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग आधार पर क्या कर सकती है, संरक्षण या फिर क्या कर सकती है, भेदभाव कर सकती है। क्या बोल रहा हूं मैं, विधियों के समान संरक्षण से तात्पर्य है कि सरकार के जो कानून है या फिर सरकार के जो विधि है या फिर सरकार के जो नियम है वो क्या कर सकती है, अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग आधार पर भेदभाव कर सकती है। अब बोलेंगे सर आप पहले वाले में बोल रहे हैं कि सरकार के सभी कानून है किसी भी वर्गों के साथ यानी कि समान भेदभाव करेगी, मतलब क्या करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। और आप बोल रहे हैं दूसरे चीज में कि आप अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग आधार पर सरकार के जो कानून है वो क्या कर सकती है, भेदभाव कर सकती है। अब देखो इसमें बोल रहा है विधियों के समक्ष समानता यानी कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, लेकिन दूसरा चीज में क्या लिखा हुआ है, विधियों का समान संरक्षण से तात्पर्य यह होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ से तात्पर्य यह है कि सरकार के जो कानून है अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग आधार पर भेदभाव कर सकती है। आप बोलेंगे सर ये कैसे होता है, अब इसको समझिए कि ये विधियों का समान संरक्षण यानी कि अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग आधार पर भेदभाव कर सकती है। आप सभी जानते हैं कि एसटी वर्ग के लिए अलग नियम कानून होता है, एससी वर्ग के लिए अलग अलग कानून होता है, उसके बाद ओबीसी के लिए अलग नियम कानून होता है, महिलाओं के लिए अलग होता है, बच्चों के लिए अलग होता है कि नहीं होता है। तो देखिए विधियों के समान संरक्षण से यही तात्पर्य है कि अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग हो सकते हैं। अब मतलब इसका मतलब यह है कि राज्य सकारात्मक भेदभाव कर सकती है, राज्य सकारात्मक भेदभाव कर सकती है, भेदभाव कर सकती है। ठीक है, एफर्मेटिव एक्शन मतलब सकारात्मक भेदभाव क्या कर सकती है, कर सकती है, इसको कहा जाता है विधियों का समान संरक्षण। क्लियर है इतना। तो अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, दो चीजों का उल्लेख करता है, पहला तो विधि के समक्ष समानता, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझा है, दूसरा विधियों का समान संरक्षण। इसमें से प्रश्न कैसे बनता है इसको समझे। प्रश्न ये बनता है कि अनुच्छेद 14 में दिया गया है या फिर उल्लेख है विधियों के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण, दोनों ही दिया हुआ है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो दोनों ही मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन का सही होगा, दोनों मतलब विधियों का समक्ष समानता और विधियों के समक्ष समान संरक्षण, ये आप लोगों को अनुच्छेद 14 में दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि अनुच्छेद 14 से संबंधित सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको मैं अगली वीडियो में आप लोगों को इस डाउट को या फिर आपकी जो संशय है उसको मैं दूर कर दूंगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। अगला हमारा कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में पहली बात तो दिया क्या गया है, अनुच्छेद 15 में दिया गया है सामाजिक समानता। सबसे पहले इसको सामाजिक समानता, सामाजिक समानता से संबंधित बातों का उल्लेख हमको अनुच्छेद 15 में देखने को मिलता है। क्लियर है इतना। अब ये सामाजिक समानता होता क्या है और इसके आधार क्या है। अब ये सामाजिक समानता का जो आधार है 5 आधार है। कितने आधार हैं, अगर इस सामाजिक समानता की मैं बात करूं तो इसके कितने आधार हैं, 5 आधार हैं। कितने आधार है, 5 आधार है। पहला अगर आधार में बात करूं जाति है, दूसरा कौन सा है, धर्म है, तीसरा है लिंग, चौथा है मूल वंश और चौथा है पांचवा है जन्म स्थान। क्लियर है इतना। मैं बोला सामाजिक समानता है, सामाजिक समानता से संबंधित बातों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में देखने को मिलता है। और अनुच्छेद 15 में जो सामाजिक समानता दिया गया है उसके कितने आधार हैं, अगर प्रश्न आप लोगों से पूछता है तो उसके 5 आधार है। पहला कौन सा है, जाति है, दूसरा कौन सा है, धर्म है, तीसरा है लिंग, चौथा है मूल वंश तथा पांचवा है जन्म स्थान। क्लियर है इतना। तो 5 आधारों के 5 जो आधार है इनके आधार पर क्या कर सकती है, जो सामाजिक समान रख सकती है या फिर समानता रख सकती है। अब हम इसको समझते हैं कि सामाजिक समानता में 5 आधार है और इसमें 6 बातों का उल्लेख देखने को मिलता है। कितनी बातों का, 6 बातों का। पहला देख लीजिए अनुच्छेद 15 एक क्या बोलता है। अनुच्छेद 15 ए बोलता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ
बहुत अच्छी तरह से समझिए और नोटबुक पेन अपने साथ में रखिए ताकि नोट करते जाइए, ताकि आप लोगों को समझ के साथ साथ आप लोगों के पास एक बेहतरीन नोट्स भी उपलब्ध रहे या फिर नोट्स बनता रहे, ताकि आप लोगों को रिवीजन के समय बार बार क्या दिक्कत का सामना न करना पड़े। बहुत कम समय में अगर आपको रिवीजन करना है तो नोट्स उस समय बहुत हेल्पफुल होता है, इसलिए आप नोट भी करते जाइए। तो अनुच्छेद 15(1) क्या बोलता है इसको पहले समझिए। अनुच्छेद 15 इस बात का उल्लेख करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, पहला चीज क्या बोल रहा हूं मैं, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्या बोल रहा है, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, समझ में आ रहा है, ठीक। तो लिखिए राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किस किस आधार पर, धर्म, जाति, लिंग, वंश, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर है इतना। तो मैं क्या कहा, अनुच्छेद 15(1) में मैं बता रहा हूं आप लोगों की राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये तो हो गया अनुच्छेद 15(1) से संबंधित बातें। दूसरा देखिए अनुच्छेद 15 क्या बोलता है, अनुच्छेद 15(2) बोलता है कि जो राज्य है किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं करेगा, जो राज्य की सार्वजनिक क्या होगी, सार्वजनिक संपत्तियां होंगी या फिर सार्वजनिक वस्तुएं होंगी, उनके उपयोग पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। क्या बोल रहा है, राज्य में स्थित किसी भी प्रकार की सार्वजनिक संस्थाओं के उपयोग पर क्या नहीं करेगा, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्या कहा मैंने, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, क्या लिखोगे, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य में स्थित सार्वजनिक संस्थाओं के उपयोग हेतु धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर है इतना। तो मैं क्या बोला कि अनुच्छेद 15(2) की बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि अनुच्छेद 15(2) के तहत क्या बोला जा रहा है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य में स्थित जितनी भी सार्वजनिक संस्थाएं होगी, सार्वजनिक क्या होगी, वस्तुएं होगी, यानी कि कुआं हो गया या फिर जो चारागाह होगा, कोई सांस्कृतिक भवन हो गया, स्कूल, आंगनबाड़ी, जो भी है, ठीक है, राज्य में स्थित किसी भी प्रकार की सार्वजनिक संस्थाओं या फिर सार्वजनिक वस्तुओं के उपयोग पर किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर है इतना। तो अनुच्छेद 15(2) ये बोलता है कि राज्य में स्थित सार्वजनिक संस्थाओं के उपयोग पर किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। किसी भी आधार मतलब इन आधारों पर, किसी भी आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये तो था अनुच्छेद 15(2) से संबंधित बातें। अगला देखते हैं अनुच्छेद 15(3). अनुच्छेद 15(3) में क्या लिखा हुआ है, देखिए भारतीय संविधान में कुछ चीजें ऐसी है कि सामने क्या बोला जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, और अगर आगे और अंदर घुसते जाएंगे तो कुछ कुछ आधारों के आधार पर क्या किया जाता है, भेदभाव किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 15(3) देख लीजिए, अनुच्छेद 15(3) अनुच्छेद 15(3) महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान या फिर विशेष उपबंध से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। क्या करता है, महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान का उपबंध। क्या लिखा मैंने,
महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान का उपबंध कौन करेगा? राज्य करेगा। आप बोलेंगे सर पहले के 2 अनुच्छेद में तो आपने बताया कि जो राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, फिर आप बोल रहे हैं कि महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध करेगा। ये क्या तरीका है? तो देखिए, तो मैं बताया कि जो भारतीय संविधान का कुछ अनुच्छेद है जो सामने के अनुच्छेदों में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस प्रकार लिखा रहता है। लेकिन आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ कुछ आधारों पर उनको क्या किया जा सकता है? भेदभाव या फिर कुछ कुछ में विशेष प्रावधान दिया जा सकता है। तो इसमें महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) में देखने को मिलता है। क्लियर है इतना? अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला आर्टिकल है आप लोगों का 15(4). अनुच्छेद 15(4) में दिया गया है कि राज्य क्या करेगा? एसटी एससी तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को लोगों को सामान्य शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान करेगा। क्या करेगा? सामान्य शैक्षणिक संस्थाओं में। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, इसमें एसटी एससी तथा पिछड़े वर्गों के लोगों को सामान्य शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान देखिए अनुच्छेद 15(4) क्या बोलता है? अनुच्छेद 15(4) इस बात का उल्लेख करता है कि एसटी एससी तथा पिछड़े वर्ग का मतलब यहाँ पर ओबीसी से नहीं है। तो एसटी एससी तथा पिछड़े वर्ग के लोग जो क्या है शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उन लोगों को सामान्य शैक्षणिक संस्थाओं में क्या करेगा? आरक्षण का प्रावधान करता है। कौन सा? अनुच्छेद 15(4). अनुच्छेद 15(4) में दिया गया है कि हमारा जो अनुच्छेद 15(4) किस बात का उल्लेख करता है? एसटी एससी तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को सामान्य शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान से संबंधित बातों का उल्लेख कौन करता है? अनुच्छेद 15(4). ठीक है, अगला अनुच्छेद देखिए आप लोग। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 15(5). अनुच्छेद 15(5) की अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद 15(5) इस बात का उल्लेख करता है कि जो एसटी एससी तथा क्या होते हैं? ओबीसी होते हैं। एसटी एससी तथा ओबीसी होते हैं। पहली बात तो ये कब किसके आधार पर है? सबसे पहले तो इसको देख लीजिए, 93वां संविधान संशोधन 2006 के तहत। कौन सा? 93वां संविधान संशोधन 2006 के तहत जो एसटी एससी तथा ओबीसी वर्ग के जो लोग होते हैं उनको क्या है? उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में। अनुच्छेद 15(4) तो बोलता है सामान्य शैक्षणिक संस्थाओं में, और अनुच्छेद 15(5) किस बात का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 15(5) इस बात का उल्लेख करता है कि उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान की बात कौन करता है? अनुच्छेद 15(5). कौन कौन? एसटी एससी तथा ओबीसी को कौन से? उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित प्रावधान का उल्लेख कहां पर दिया गया है? अगर ऐसा प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलता है तो अनुच्छेद 15(5) में क्या दिया गया है? उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में जो किसके उसका भी आधार है। उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में क्या आधार है? इसके अगर आधार की पूछे किस आधार पर आरक्षण प्रदान करेगा? पहला तो सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर एसटी एससी तथा ओबीसी को उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित बातों का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(5) में देखने को मिलता है। यहाँ पर से आपको कूट में कहीं न कहीं पर प्रश्न देखने को मिलता है। निश्चित रूप से मौलिक अधिकार से संबंधित एक न एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि नोट करते जाइए ताकि आपको एग्जाम के समय में रिविजन करने में आसानी हो। ठीक है, ये तो था अनुच्छेद 15(5) से संबंधित बातें। ठीक है, अनुच्छेद 15(4) बोलता है क्या? एसटी एससी तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को सामान्य शैक्षणिक संस्थाओं में। और अनुच्छेद 15(5) किसका उल्लेख करता है? अनुच्छेद 15(5) जो है उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में एसटी एससी तथा ओबीसी को, वो भी किस आधार पर? शैक्षणिक तथा किस आधार पर? सामाजिक आधार पर आरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 15(5). और कौन से संविधान संशोधन? 93वां संविधान संशोधन 2006 के तहत अनुच्छेद 15(5) भारतीय संविधान में जोड़ा गया। क्लियर है इतना? अगला देखते हैं अनुच्छेद 15(6). अनुच्छेद 15(6) देख लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक न एक प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलता है। अनुच्छेद 15(6)
अनुच्छेद 15(6). अनुच्छेद 15(6) की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कौन से संविधान संशोधन के तहत लाया गया? 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन कब आया? 2019 में। और ये किस बातों का उल्लेख करता है? इसके तहत 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य में अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया, जिसमें किस बातों का उल्लेख देखने को मिलता है? इसमें ईडब्ल्यूएस को किसके आधार पर? आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर। ईडब्ल्यूएस आप जानते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस को आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर, आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर, आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। क्लियर है इतना? अब आप लोगों से प्रश्न किस प्रकार बन सकता है? ईडब्ल्यूएस को आरक्षण भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मिला है? तो अनुच्छेद 15(6) में आया। और ईडब्ल्यूएस को आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। एक कौन से संविधान संशोधन के तहत लाया गया? तो कौन से संविधान संशोधन? 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, वो भी किसके आधार पर? आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर। किसके आधार पर? आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद 15(6) में देखने को मिलता है। तो साथियों, आज की वीडियो में हमने पढ़ा अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 16, 17 और 18 को देखने का, अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जानकारियां हैं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे हम अनुच्छेद 16, 17 और 18 से संबंधित बातों को लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।